है। आप लोगों को पता होगा कि ज्योग्राफी एक साइंटिफिक सब्जेक्ट है। ये थोड़ा साइंस से रिलेट करता है, थोड़ा ह्यूमैनिटीज से रिलेट करता है, बट मैं बोलूंगी ये सारे सब्जेक्ट से रिलेट करता है। तो आप लोगों को ये किसी किसी के लिए एक न्यू भी सब्जेक्ट होगा, किसी किसी के लिए ये किसी ने एनसीईआरटीज वगैरह पढ़ी होंगी 11th 12th में, ह्यूमैनिटीज होगा तो उन्होंने पढ़ा भी है। 10th तक सबने पढ़ा है, बट यूपीएससी में 10th से आगे का आता है। एज यू गाइज ऑल नो कि 10th से ज्यादा की चीजें पूछते हैं यूपीएससी वाले। आपको एक और चीज बता दूं मैं कि यूपीएससी में अ, आप लोगों को पता होगा कि 3 स्टेजेस होते हैं। प्री होता है, मेंस होता है एंड इंटरव्यू होता है। तो जो प्री होता है उसमें आपके 2 एग्जाम्स होते हैं। सबसे पहले तो ये क्वालिफाइंग एग्जाम होता है प्री, तो इसके मार्क्स नहीं लगते हैं। एंड प्री जो है उसमें 2 एग्जाम्स होते हैं। पहला हमारा जनरल स्टडीज से रिलेटेड होता है, दूसरा सी सैट होता है। सी सैट इज ऑल अबाउट एप्टीट्यूड टेस्ट एंड रीजनिंग और इंग्लिश वगैरह, जो आजकल काफी हाई लेवल का आ रहा है, काफी ज्यादा उसमें चीजें आ रही हैं और थोड़ा ज्यादा टफ हो रहा है। एंड उसके अलावा हमारा मेंस है जो सबसे ज्यादा, जहाँ हमें सबसे ज्यादा अच्छे से स्कोर करना पड़ता है। तो मेंस में आपके आपके कितने कितने पेपर्स पेपर्स हैं, हैं मैं मैं आप आप सबको सबको वो वो सब सब चीजें। चीजें आई एम सो सॉरी गाइज। ओके, या अब सही है? एम आई ऑडिबल? यस। Yes, you are audible now. ओके, सो हाँ, मैं मेंस की बात कर रही थी, आपको बता रही थी कि मेंस बेसिकली है क्या। मेंस में अभी आपको मेंस के बारे में मैं सब चीज़ बताती हूँ। उसके अलावा जो थर्ड स्टेज है वो है इंटरव्यू। तो इंटरव्यू भी एक बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करता है। पर मैंने ऐसे सुना है कि जो मेंस होता है, अगर आप उसमें मेंस में ज़्यादा अच्छा स्कोर करते हो तो जो इंटरव्यू है, अगर उसमें आपका अच्छा स्कोर नहीं भी होता तो भी आपका यूपीएससी क्लियर हो सकता है। ठीक है। एंड गाइज मैं अपने बारे में आपको बता देती हूँ। मेरा नाम नैना जैन है एंड मैं ज्योग्राफी ऑनर्स कर रही हूँ एंड मैं थर्ड ईयर में हूँ। ठीक है, उसके साथ साथ मैं 2023 में अटेम्प्ट भी दूंगी एंड साथ साथ मैं कोचिंग भी कर रही हूँ। और बस, सो लेट्स स्टार्ट।
ओके, तो मेरी स्क्रीन दिख रही है? Yes. Yes. तो गाइस, यूपीएससी के बारे में जैसे मैंने काफी कुछ बता दिया, बट मैं फिर भी एक बार आपको इसमें दिखा देती हूँ। यूपीएससी के 3 स्टेजेस हैं, प्रीलिम्स, मेंस एंड पर्सनालिटी टेस्ट। देन उसमें प्रीलिम्स में पेपर 1 आता है एंड पेपर 2 आता है। पेपर 1 इज ऑल अबाउट जीके एंड जीएस, जहाँ पे आपको 100 क्वेश्चंस मिलेंगे 200 मार्क्स के, एंड वो 2 आवर्स का होगा। जो पेपर 2 होता है वो सीसैट होता है, 80 क्वेश्चंस होते हैं, 200 मार्क्स के होते हैं एंड 2 आवर्स का होता है। इसी के साथ साथ मैं आपको एक और चीज बता दूं कि ये दोनों पेपर एक ही दिन होते हैं, बस आई गेस 1 आवर का डिफरेंस होता है। सुबह पेपर 1 होगा एंड देन दिन में पेपर 2 होगा। उसके बाद हमारा आता है मेंस में एसए होता है, ठीक है। उसमें एक पेपर होता है 250 मार्क्स का। जीके एंड जीएस होती है 4 पेपर्स 250 मार्क्स के, एंड ऑप्शनल होता है 2 पेपर्स 250 मार्क्स के। और क्वालिफाइड पेपर्स होते हैं 2 पेपर जो 300 मार्क्स के होते हैं। ओके, सो फिर उसके बाद पर्सनालिटी टेस्ट होता है। ओके, तो मैं आपको बताती हूँ पेपर 1 में क्या आता है। पेपर 1 जो होता है वो होता है एसे। तो एसे में कैंडिडेट्स में बी रिक्वायर्ड टू राइट essays on multiple topics. They will be expected to keep closely to the subject of the essay, to arrange their ideas in orderly fashion and to write concisely. Credit will be given for effective and exact expression. अब मैं थोड़ा सा इसको हिंदी में एक्सप्लेन करती हूँ। Sorry to interrupt you, Nana ma'am. या Ma'am. Nana ma'am, हाँ, please explain in Hindi also. There's few students. या हाँ, मैं हिंदी में समझा रही हूँ हिंदी में। ओके, तो जो पेपर 1 होता है उसमें एसे होता है। गाइस, एसे ना हमें 10 to 11 पेजेस का लिखना होता है, और ये कोई ना कभी कभी एकदम साइकोलॉजिकल पेपर भी बन जाता है। कभी ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं जो एकदम फिलोसफिकल साइकोलॉजी से रिलेटेड हो जाते हैं, और कभी कभी बहुत इजी क्वेश्चंस भी पूछ लेते हैं, जैसे वुमेन एजुकेशन, वुमेन एम्पावरमेंट, ऐसे क्वेश्चंस भी पूछ लेते हैं। तो कोई नहीं बता सकता कि ये कैसा पेपर आएगा। बहुत सारे टॉपर्स बोलते रहते हैं कि हमने बहुत सारे कोट वगैरह लर्न कर लिए और फिर हम लिखाए। ऐसा कुछ नहीं है, मतलब हाँ ऐसा है, बट वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। जैसे इस ईयर जो था वो आ रहा था एक फिलोसफिकल क्वेश्चन, ह्यूमेन वगैरह से रिलेटेड कुछ था, जो काफी ज्यादा टफ था। Nana ma'am, your voice is breaking. We are not able to listen you. नाउ आई एम ऑडिबल? अब आ रहा है? Yes, ma'am, आपकी आवाज आ रही है. Ma'am, you're Okay. audible to hear completely. ओके ओके, तो हाँ गाइस, अगर किसी को ऐसे प्रॉब्लम हो रही है ना, ब्रेक हो रही है वॉइस, तो प्लीज आप दोबारा ज्वाइन कर लो। एंड हाँ, तो गाइस मैं बता रही थी आप लोगों को कि नैना मैम, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, हम लोगों को कुछ समझ ही नहीं आ रहा। बट अभी सब लोग बोल रहे थे कि आ रही है आवाज एकदम प्रॉपरली। आपकी हाँ, क्लियर आवाज है। आ रही है आपकी. हमें आ रही है. आपकी क्लियर है। आई थिंक तुम लोग को आई थिंक अमन तुम्हारी वॉइस में। ओके ओके गाइस, कहाँ थी मैं? कोई प्लीज बताएगा एक बार? या Ma'am, आप बोल रहे थे questions. हाँ, फिलोसफिकल क्वेश्चंस। तो मैं आपको बता रही थी कि फिलोसफिकल क्वेश्चंस आते हैं जो काफी ज्यादा ना डिफिकल्ट, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं। कुछ समझ नहीं आता कि क्या क्वेश्चन है, क्या ये पूछना चाह रहे हैं, क्या इनका मोटिव है पूछने का, कुछ समझ नहीं आता। पर कभी कभी बहुत इजी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो ऐसे पर आप काफी ज्यादा फोकस करो, क्योंकि अब ना यूपीएससी का लेवल और बढ़ रहा है। सीसैट भी बहुत ज्यादा टफ दे रहे हैं, एससे भी बहुत ज्यादा टफ दे रहे हैं। लेकिन हाँ, वैकेंसीज भी बढ़ रही हैं, पर उसका मतलब ये नहीं है कि टेस्ट थोड़ा इजी आ रहा है। टेस्ट भी बहुत टफ आ रहा है। ओके, सो जो पेपर 2 है, हेलो गाइस, मैं
हेलो हेलो. Yes, ma'am. Yes, you're Yes, audible. ma'am. Ma'am. Okay. Yes. Ma'am, Guys, can you अगर record आपको this? What are you saying, Pooja? गाइस Can you किसी को भी record अगर this कोई meeting प्रॉब्लम है full? प्लीज आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए. एक बार मैं पहले एक्सप्लेन कर दूं पूरा, उसके बाद में आपके डाउट. ठीक है. हाँ, तो जो पेपर 2 है वो जनरल स्टडीज की के ऊपर है. इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी. तो पेपर वन में यही है. एंड उसमें हम इंडियन कल्चर से रिलेटेड चीजें कवर करेंगे, जैसे सेलिएंट फीचर्स क्या हैं आर्ट फॉर्म्स के, लिटरेचर के, आर्किटेक्चर के, फ्रॉम एशियन टू मॉडर्न टाइम्स. ठीक है. उसके बाद हम मॉडर्न हिस्ट्री को कवर करेंगे फ्रॉम अबाउट द मिडल ऑफ द 18th सेंचुरी अंटिल द प्रेजेंट सिग्निफिकेंट इवेंट्स, पर्सनालिटीज एंड इश्यूज. ओके. तो इंडियन कल्चर के लिए काफी बहुत सारा मटेरियल मिलता है गाइस, उसमें नहीं पढ़ना. आप लोग पहले इंडियन कल्चर के लिए सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटीज लो. ठीक है. उसके बाद मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए आपको क्या लेना है, तमिलनाडु की बुक्स आती हैं और तमिलनाडु बोर्ड वाली बुक्स आती हैं एंड एनसीईआरटी. सब एकदम बिगनर्स के लिए यही बेस्ट है. देन थर्ड है द फ्रीडम स्ट्रगल्स, इट्स वेरियस स्टेजेस एंड इम्पोर्टेंट contributors from different parts of the country. नैना मैम, या आपने प्रेजेंटेशन बंद कर दी है? नो. हाँ हाँ. Yes, एक हमने सेकंड stop कर दिया शायद. एक सेकंड. अब दिख रही है? नहीं, या अब दिख रही है. This time clear. Yes, ma'am. अब देखो. ओके. तो जो पेपर 2 है वो जनरल स्टडीज के ऊपर है, जहाँ पे इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी है. जो इंडियन कल्चर है वो कवर करता है सेलिएंट एस्पेक्ट्स ऑफ आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर फ्रॉम एशियन टू मॉडर्न टाइम्स. ठीक है. तो इंडियन कल्चर में बेसिक इंडियन कल्चर के लिए अभी आपको कुछ नहीं पढ़ना, सिर्फ एनसीईआरटीज की बुक लेना. 11th-12th की इंडियन कल्चर पे आती है वो पढ़ना. मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए फ्रॉम अबाउट द मिडल ऑफ द 18th सेंचुरी अंटिल द प्रेजेंट सिग्निफिकेंट इवेंट्स, पर्सनालिटीज एंड इश्यूज. ये मॉडर्न हिस्ट्री की बुक है, ये भी एनसीईआरटी से ही होंगी कवर. द फ्रीडम स्ट्रगल्स, इट्स वेरियस स्टेजेस एंड इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशंस फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री. फ्रीडम स्ट्रगल से रिलेटेड चीज है ये. देन पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन विद इन द कंट्री, कि पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ, कैसे कंट्री रीऑर्गेनाइज हुई. हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड विल इंक्लूड इवेंट फ्रॉम 18th सेंचुरी सच एज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, वर्ल्ड वॉर्स, विड्रॉल ऑफ नेशनल बाउंड्रीज. तो इसमें वर्ल्ड की हिस्ट्री आ जाती है. 18th सेंचुरी में जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर क्या हुआ, नेशनल बाउंड्रीज कैसे बनी, कॉलोनाइजेशन, डीकॉलोनाइजेशन, मतलब कॉलोनीज कब आई और कॉलोनीज कब गई. पॉलिटिकल फिलोसफीज क्या क्या हैं, जैसे कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, ये सब इनके क्या क्या फॉर्म्स हैं, क्या क्या इफेक्ट्स हैं सोसाइटी में. उसके बाद इंडियन सोसाइटी के फीचर्स क्या हैं. इंडियन सोसाइटी में जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे वुमेन से रिलेटेड बहुत सारे मूवमेंट्स चले हैं, जैसे कि ब्रह्मो समाज ने क्या किया था, सती प्रथा को हटाया था. तो ये सब चीजें भी आती हैं. फिर डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, अब हमारे यहाँ इतनी सारी डाइवर्सिटीज है तो बड़ी सारी एक हमारी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी बनी थी जिसमें स्टेट्स आ गई थी. किसमें? इंडिया, मतलब जो स्टेट्स थी वो डिवाइड हो गई थी. जैसे मुंबई थी वो डिवाइड हुई गुजरात, मतलब गुजरात भी बन गया. तो वो रोल ऑफ वुमेन एंड वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन, पॉपुलेशन क्या, पॉपुलेशन से रिलेटेड एसोसिएटेड इश्यूज क्या है, जैसे पॉवर्टी, डेवलपमेंटल इश्यूज, अर्बनाइजेशन, ये सब चीजें आ गई. प्रॉब्लम्स हैं और क्या उनकी रेमेडीज हैं, ये सब. ये वाला टॉपिक रोल ऑफ वुमेन वाला आपको उसमें भी हेल्प करेगा, क्या कहते हैं, एसे में. उसके बाद इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी, क्या क्या इफेक्ट्स पड़े ग्लोबलाइजेशन के इंडियन सोसाइटी में. सोशल एम्पावरमेंट क्या है, कम्युनलिज्म क्या है, रीजनलिज्म क्या है एंड सेक्युलरिज्म क्या है. तो उसके बाद सेलिएंट फीचर्स, वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी. अब ये मेरा पार्ट आ गया है ज्योग्राफी से रिलेटेड, तो मैं इसको थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी आप लोगों को, क्योंकि ये आपको हेल्प करेगा.
हाँ, तो गाइज हेल्प तो वैसे सभी करेंगे, आपको सारा पूरा कोर्स पूरा का पूरा सिलेबस, बट ये अभी मेरा पार्ट है तो मैं इस पे ज्यादा थोड़ा फोकस करूंगी। तो गाइज सेलिएंट फीचर्स क्या हैं वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी के। पहले तो वो आ जाएगा, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज अक्रॉस द वर्ल्ड, कि डिस्ट्रीब्यूट नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुई है पूरे वर्ल्ड में। लाइक हम यहाँ पे वर्ल्ड की रिसोर्सेज के बारे में बात करेंगे, जैसे इंक्लूडिंग साउथ एशिया एंड इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अब इसमें हम साउथ एशिया से रिलेटेड चीजें भी इंक्लूड करेंगे और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में क्या क्या चीजें हैं वो भी हम इंक्लूड करेंगे। फैक्टर्स क्या रिस्पॉन्सिबल है, फैक्टर्स कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर इंडस्ट्रीज के लिए। ठीक है, तो हम इसमें क्या बताएंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं प्राइमरी, मतलब अगर हमें प्राइमरी इंडस्ट्री बनानी है कोई भी प्राइमरी सेक्टर के लिए, जैसे हमें प्राइमरी चीज, प्राइमरी गाइज यू नो ना प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी क्या होता है। प्राइमरी सर्विसेज वो होती हैं जो फॉरेस्ट और जो रॉ मटेरियल होता है, जैसे फॉरेस्ट से कुछ चीज हम माइनिंग, सीधा हमें अर्थ वो दे रही है बिना उसमें कुछ भी प्रोसेस किए हुए, बिना कुछ भी मैन्युफैक्चर किए हुए। सेकेंडली सेकेंडरी सेक्टर इंडस्ट्रीज क्या होती है, जिसमें रॉ मटेरियल जो होता है वो इंडस्ट्री में जाकर फिनिश गुड्स लाता है, तो वो सेकेंडरी इंडस्ट्रीज हो जाती है। एंड टर्शरी क्या होती है, कम्युनिकेशन सर्विसेज वगैरह और ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, रोड और बोट वगैरह, ये सब जो ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, तो ये हर एक चीज क्या करती है इंडिया की इकोनॉमी में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ये इसके लिए हम ये देखेंगे क्या क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, कि क्या क्या फैक्टर्स, क्या चीजें इंपॉर्टेंट है उसके लिए कि कहाँ ये इंडस्ट्रीज लगनी चाहिए या कहाँ ये इंडस्ट्रीज होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद पूरे वर्ल्ड में, और इसमें ही इंडिया को भी इंक्लूड कर दिया। तो अब हमें वर्ल्ड के साथ साथ इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी इसको देखना होगा, और ये पार्ट आपका 12th क्लास की ह्यूमन ज्योग्राफी वाली बुक में है। Important geophysical phenomena such as earthquake, tsunami, volcanic activity and cyclone। अब जैसे जो अर्थ के अंदर से डिजास्टर्स क्रिएट होते हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे, जैसे कि अर्थक्वेक हो गया, सुनामी हो गई, वॉल्केनिक एक्टिविटीज हो गई, साइक्लोन हो गया। ठीक है, पर मैं आपको एक चीज इसमें बता दूं, इसमें और भी हम और भी जो डिजास्टर्स हैं, नेचुरल डिजास्टर्स, उनको भी इंक्लूड करेंगे, क्योंकि अभी कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आ रहे हैं जो इससे बाहर है। तो इसलिए जैसे फ्लड आ गया, वो भी तो एक नेचुरल डिजास्टर है, बट ये इसमें इन्होंने फ्लड को ऐड नहीं किया, बट फ्लड के बारे में आया है, तो इसलिए। फिर उसके बाद गवर्नमेंट स्ट्राइव्स टू हैव अ वर्कफोर्स विद रिफ्लेक्ट्स जेंडर बैलेंस एंड वुमेन कैंडिडेट्स आर एनकरेज्ड टू अप्लाई एक्सेट्रा। Geographical features and their location changes in critical geographical features including water bodies, ice caps, flora and fauna and the effects of such changes। अब हम इसमें पहले वाले पार्ट में तो ये है कि आपने ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में पढ़ा होगा, तो ये पूरा जो ये वाला पार्ट है वो ह्यूमन ज्योग्राफी से रिलेटेड है। एक तो इसमें जेंडर इम्बैलेंसेस क्या हो रहे हैं उसके बारे में बात होगी, और फिर उसके बाद वुमेन कैंडिडेट्स के ऊपर कुछ जैसे बहुत वर्क फोर्स होती है, मार्जिनल वर्कर्स होते हैं, अलग अलग टाइप ऑफ वर्कर्स होते हैं, तो वो वर्कर्स कहाँ कहाँ, मतलब उन वर्कर्स की क्या एक तो रेलेवेंस है ज्योग्राफी में, क्या क्या उनके काम है वो सब। फिर उसके बाद ज्योग्राफिकल फीचर्स और उसकी लोकेशन क्या है वो हमें बतानी है, वाटर बॉडीज, आइस कैप्स, ये सब ज्योग्राफिकल बॉडीज के बारे में है। फ्लोरा एंड फाउना भी बताना है और इफेक्ट ऑफ सच चेंजेस। इसमें फ्लोरा एंड फाउना के साथ साथ सॉइल भी आएगा, तो आप इसको इंक्लूड कर दो कि फ्लोरा एंड फाउना प्लस सॉइल। फ्लोरा होता है पेड़, फाउना होता है क्या कहते हैं, एनिमल्स, तो फ्लोरा एंड फाउना भी आएगा, उसके साथ साथ सॉइल से रिलेटेड चीजें भी आएंगी। नाउ जो पेपर थर्ड है उसमें गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस आएंगे। तो सबसे पहले पार्ट में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसमें हमारा है हिस्टोरिकल अंडरबाइनिंग, इवोल्यूशन, फीचर्स, अमेंडमेंट्स, सिग्निफिकेंट प्रोविजंस एंड बेसिक स्ट्रक्चर। इसमें हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे कि पहले तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, तो हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी, फिर कैसे वो इवॉल्व हुआ वो खत्म हो जाएगा, फीचर्स कैसे हैं, क्या क्या फीचर्स हैं, जैसे फंडामेंटल राइट्स हो गए, डीएसपी हो गया, पता है ना, डायरेक्ट प्रिंसिपल
क्या था, ऐसे कुछ होता है, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। नीति निर्देशक तत्व। हाँ ओके, थैंक यू। तो उसमें हम फीचर्स में ये भी ऐड हो जाएगा। उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज भी होती हैं, तो वो फीचर्स में आ जाएंगे। अमेंडमेंट्स क्या क्या हुए हैं इस चीज से रिलेटेड वो आ जाएंगे। सिग्निफिकेंट प्रोविजंस और बेसिक स्ट्रक्चर्स क्या है वो सब बता देंगे। बेसिक स्ट्रक्चर में बेसिकली बेसिक स्ट्रक्चर यही है, फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट्स एंड डीएस डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। फिर उसके बाद फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द यूनियन एंड स्टेट्स, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है यूनियन की, स्टेट्स की, वो बताएंगे। इश्यूज क्या है, चैलेंजेस क्या है फेडरल स्ट्रक्चर में। फिर डिवोल्यूशन ऑफ पावर, पावर कैसे डिवॉल्व हुई, खत्म हो गई। फिर उसके बाद इसी में मैं आपको एक और चीज बता दूं, पावर ना डिवॉल्व के साथ साथ हमें इसमें वो भी बताना है कि पावर कैसे शेयर हुई, पावर शेयरिंग, फाइनेंसेस अप टू लोकल लेवल्स एंड चैलेंजेस देयर है। ठीक है, उसके बाद सेपरेशन ऑफ पावर, कैसे सेपरेट हुई पावर्स, देखो आ गया थर्ड पार्ट, बिटवीन वेरियस ऑर्गन्स, डिस्प्यूट्स, रिड्रेसल मैकेनिज्म्स एंड इंस्टीट्यूशंस। इसमें इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में जैसे आपको पता है पंचायती राज सिस्टम हुआ था 72 एंड 73rd अमेंडमेंट से, तो वो है इसमें। Parliament and state legislatures, structures, functioning, conduct of business, powers and privileges and issues arising out of them. पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर के ये सब चीजें इसके बारे में बेसिकली सब कुछ होगा इसमें। स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनिंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। तो एग्जीक्यूटिव जुडिशरी क्या क्या है वो सब आपको बताएंगे। प्रेशर ग्रुप्स क्या रोल प्ले करते हैं ये सब बताएंगे। हमारी पॉलिटिक्स में वो सब ये पॉलिटिकल के टीचर्स आपको बताएंगे। सेलिएंट फीचर्स ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीज एक्ट। गाइस आई गेस यहाँ पे कोई एक एरर आ गया है, ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीज एक्ट ये मैं आपको बता दूंगी बाद में, क्योंकि ये लीज एक्ट कोई एक्ट नहीं है, ये शायद पीपल्स एक्ट होगा। तो अब पीपल्स एक्ट जो हुआ था वो सब है। अपॉइंटमेंट टू वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, पावर्स, फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। तो क्या कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, पावर्स क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की, वो सब है। स्टैचुरी, रेगुलेटरी एंड वेरियस क्वासी जुडिशियल बॉडीज, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। एंड government policies and intervention for development in various sectors, issues arising out of their design and implementation। इसमें बेसिकली गवर्नमेंट की पॉलिटिक्स के बारे में और उनकी क्या क्या पॉलिसीज अच्छी गई हैं, क्या क्या बुरी गई हैं, वो सब है। पर मैं आपको एक चीज मतलब ये मेरा एक सजेशन है कि कभी भी गवर्नमेंट के जब आप ये पेपर देने बैठो ना, तो आप कभी भी गवर्नमेंट की बुराई मत करना। हमेशा अगर उनकी गलती भी है, जैसे ये फार्म एक्ट में उनकी गलती उन्होंने वापस ले लिया, तो अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो हमें कभी ये नहीं बोलना है कि नहीं इसमें गवर्नमेंट की गलती थी। नहीं, गवर्नमेंट की गलती नहीं थी इसमें, बेसिकली पॉलिसीज में ये चीजें नहीं थी जो होनी चाहिए थी, और गवर्नमेंट अगली बार कुछ और अच्छा करके लेके आएगी ऐसा कोई दिन। तो इससे ये क्या होगा कि हम आगे के फ्यूचर के बारे में भी बता रहे हैं कि हाँ गवर्नमेंट सिर्फ गलती सबसे होती है तो गवर्नमेंट से भी हुई है, पर हम उसकी गलती नहीं निकाल रहे, हम सिर्फ उसकी तारीफ ही कर रहे हैं। जितनी तारीफ हो सके पेपर में उतनी तारीफ करना गवर्नमेंट की। और अगर कभी लगता भी है ना कि थोड़ी सी बुराई करनी है तो गलती से भी मत करना, क्योंकि आप खुद इस सिस्टम का एक पार्ट बनने जा रहे हो। तो आपको इस सिस्टम में अगर रहना है तो आपको हमेशा इसकी तारीफ करनी है, कभी इसकी बुराई नहीं करनी है, और आपको सोल्यूशंस ढूंढने हैं कि अगर ये गलती गवर्नमेंट की है तो हम ऐसा क्या करें कि गलती गवर्नमेंट से दोबारा ना हो। तो ये एक चीज है। उसके बाद डेवलपमेंट प्रोसेसेस एंड द डेवलपमेंट इंडस्ट्री, इंडस्ट्री के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है। फिर उसके बाद एनजीओज क्या है, एसएचजीज क्या है, वेरियस ग्रुप्स क्या है, एसोसिएशंस क्या है, डोनर्स क्या है, ठीक है, चैरिटीज, इंस्टीट्यूशनल एंड अदर स्टेक होल्डर्स, इन सब चीजों के बारे में बात होगी। ओके, तो वेलफेयर स्कीम क्या है वनरेबल सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन की।
सेंटर की, स्टेट की, परफॉर्मेंस ऑफ दीज स्कीम्स, मैकेनिज्म्स क्या हैं, लॉज क्या हैं, इंस्टीट्यूशंस क्या हैं, बॉडीज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द प्रोटेक्शन एंड बेटरमेंट ऑफ दीज वनरेबल सेक्शंस। ये जो वनरेबल सेक्शन के ऊपर एसए में भी बहुत बार आ जाता है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। Issues relating to development and management of social sector services relating to health, education and human resources. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है फॉर एसए, तो इसको भी आप एक बार मार्क कर लीजिएगा। और इसमें हम इश्यूज के बारे में बात करेंगे, डेवलपमेंट क्या हुए, क्या मैनेजमेंट किया सोशल सेक्टर ने हेल्थ, एजुकेशन, ह्यूमन रिसोर्सेज पर, और गवर्नमेंट। उसके बाद इश्यूज रिलेटिंग टू पॉवर्टी एंड हंगर, ये तो है ही एक हॉट टॉपिक है हर एक बार उसके लिए, एसए के लिए, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, ई गवर्नेंस एप्लीकेशन, मॉडल, सक्सेसेस, limitations and potential, citizens charter, transparency, accountability and institutional and other measures। तो गवर्नेंस के बारे में आ गया यहाँ पे। और ई गवर्नेंस जो है ये इकोनॉमिक्स का भी इम्पोर्टेंट पार्ट है, पॉलिटी का भी इम्पोर्टेंट पार्ट है, और इवन प्री में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और एसए का भी एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन अ डेमोक्रेसी, ये अपना काम आ गया यूपीएससी वालों से रिलेटेड, ठीक है। और उसके बाद इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशंस और बायलेटरल, मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है, नेबरहुड रिलेशंस आई गेस इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड बात हो रही है यहाँ पर। बायलेटरल, रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग एंड एग्रीमेंट्स इन्वॉल्विंग इंडिया और अफेक्टिंग, ये फिर एक एरर है पर मैं आपको ऐसी बता देती हूँ। बायलेटरल, रीजनल, ग्लोबल ग्रुपिंग और एग्रीमेंट्स क्या क्या हैं, वो इंडिया और अदर कंट्रीज के से रिलेटेड, तो वो इसका एक पार्ट वो भी आएंगे। और बायलेटरल आपको पता है ना, दो या दो से ज्यादा अगर कंट्रीज एक साथ कुछ काम एग्रीमेंट वगैरह करिए तो वो। गवर्नमेंट स्ट्राइव्स टू हैव अ वर्कफोर्स व्हिच reflects gender balance and women candidates are encouraged to apply। गवर्नमेंट वही कि वुमेन को ज्यादा मतलब पार्टिसिपेट करना चाहिए, वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड, वर्क फोर्स में बहुत कम है, यही सब चीज आएंगी। द क्वेश्चन पेपर विल बी सेट इन हिंदी एंड इंग्लिश, दोनों तरह में होगा, हिंदी में भी होगा, इंग्लिश में भी होगा। और मेरी जो क्लास होगी ज्योग्राफी की वो हिंदी में भी होगी, इंग्लिश में भी होगी, मतलब मैं दोनों, इंग्लिश बेसिकली हिंदी प्लस इंग्लिश, ओके, वो होगा। उसके बाद डिटेल्स ऑफ द सिलेबस आर इंडिकेटेड इन पार्ट ए ऑफ सेक्शन 3। मेन एग्जामिनेशन जो होता है, आप जैसे देख रहे हैं, पेपर 1 जो हो गया, वन ऑफ द इंडियन लैंग्वेज टू बी सिलेक्टेड बाय द कैंडिडेट फ्रॉम द लैंग्वेज इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब जो पेपर एक क्वालिफाइंग पेपर होगा उसमें एक इंडियन लैंग्वेज सिलेक्ट करनी होगी कैंडिडेट को, और कोई भी 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से। फिर पेपर बी जो होगा वो इंग्लिश का होगा, और ये मेरिट पर बेस्ड होगा, आई मीन मेरिट पर आप सिलेक्ट होंगे। फिर पेपर 1 ऐसे जनरल स्टडीज, एंड जनरल स्टडीज में इंडियन हेरिटेज, कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी जो मैंने आपको बताया। पेपर 3 जनरल स्टडीज 2 गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस आ गए। पेपर 4 जनरल स्टडीज 3 टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, ये आ गया। पेपर 5 एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। पेपर 6 ऑप्शनल सब्जेक्ट, एंड पेपर 7 ऑप्शनल सब्जेक्ट 2 जो सब, एंड सब टोटल होता है 1750 मार्क्स। उसके आपका होगा इंटरव्यू जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पूरे एग्जाम में। सो थैंक यू। प्रेजेंटेशन बाय टीम ड्रीम लबासना। गाइज अब मैं आपको बताती हूँ ज्योग्राफी से रिलेटेड, अगर किसी के कोई डाउट्स हो तो पहले वो ले लेते हैं। किसी के कोई डाउट्स हैं? हम क्लासेस रेगुलरली जूम पे होगी या गूगल मीट पे? क्लासेस ये आपको महक और अमनदीप से पूछना ये होगा। टीचर पे डिपेंड करता है दैट वो कहाँ लेना चाह रहे हैं। हम दोनों पे प्रमोट करते हैं, तो आप दोनों पे ले सकते हैं। वैसे बच्चे जो आएंगे हम उनसे ये पूछ सकते हैं कि वो किस में कंफर्टेबल ज़्यादा है, जूम पे या गूगल मीट पे। जिस पे वो ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे फिर हम उस पर ही डिसाइड कर लेंगे।
ओके, सो यहाँ पे काफी सारे डाउट्स आ गए हैं। अभिषेक बोल रहे हैं कि सिलेबस फॉर पेपर 1 ऐसे कोई भी सिलेबस नहीं होता है ऐसे का, ऐसे किसी भी टॉपिक पे आ जाता है। एंड बेसिकली जो हॉट टॉपिक चल रहा होता है ना, अम, जैसे न्यूज़पेपर वगैरह में कोई भी ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा होता है उससे रिलेटेड ज्यादा आते हैं। तो कोई सिलेबस नहीं है, आपको सिर्फ करंट अफेयर्स पर ज्यादा फोकस करना है, तो वो होगा। उसके बाद क्या है, डू वी हैव टू मेक नोट्स ऑफ एनसीईआरटी? गाइज आई थिंक मैंने कोई नोट्स नहीं बनाए, क्योंकि मुझे नहीं लगता नोट्स बनाना इम्पोर्टेंट है इस एनसीईआरटी वाले, क्योंकि एनसीईआरटी होती इतनी पतली सी है। बट हाँ, हिस्ट्री के मैंने बनाए हैं, क्योंकि मैं थोड़ी हिस्ट्री में वीक हूँ, थोड़ी नहीं काफी वीक हूँ, तो इसलिए हिस्ट्री के मैंने बनाए हैं। और अगर आपको लगता है कि हाँ मुझसे ये नहीं हो रहा है तो आप बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जो भी बनाओ शॉर्ट बनाओ, बड़े नहीं बनाओ, पूरी बुक मत छाप डालना, सिर्फ 1-2 पेजेस ही बनाने हैं। और कोशिश करना कि आपका एक पेज में हो जाए, क्योंकि जितना आप थोड़ा लिखोगे उतना ज्यादा अच्छा होगा। डू ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो टुडे सेशन वाज ओनली फॉर सिलेबस एक्सप्लेनेशन? नो, अभी आपको पढ़ाऊंगी। भी एडिशनल लेने के लिए बेस्ट क्या होगा? अभी अगर हमें सोचना हो कि हम एडिशनल हमें लेना है, तो हम अपना एडिशनल कैसे चूज कर सकते हैं? एडिशनल जैसे? जैसे भी यूपीएससी में एडिशनल सब्जेक्ट भी होते हैं ना, कि आपको एडिशनल ऑप्शनल क्या लेना है। सब्जेक्ट, दी अच्छा, ऑप्शनल ऑप्शनल्स। सब्जेक्ट। ऑप्शनल सब्जेक्ट या आप ऑप्शनल। बेसिकली जो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो वो लो। आप किस में ऑनर्स कर रहे हो या किस में, अगर आप बीए प्रोग्राम कर रहे हो तो आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। जैसे कोई पॉलिटिकल और ज्योग्राफी कर रहा है तो उसके पास 2 ऑप्शन है, पॉलिटिकल भी ले सकते हैं, ज्योग्राफी भी ले सकता है। कुछ ऐसे भी होते हैं, साइंस स्ट्रीम वाले होते हैं, तो वो ज्यादा एंथ्रो लेना प्रेफर करते हैं। कुछ कुछ ऐसे भी होते हैं, इवन मेरी एक फ्रेंड है जो साइंस की है बट वो पॉलिटिकल ले रही है। तो ये डिपेंड करता है आपका इंटरेस्ट किस में है। अब मैं ऑनर्स कर रही थी ज्योग्राफी में, इसलिए मैं ज्योग्राफी लूंगी, बट डिपेंड करता है कि आप क्या प्रेफर करते हो। सो गाइज, अब मैं स्टार्ट करती हूँ अपना दूसरा मतलब ज्योग्राफी से रिलेटेड। या मैम, मैं इंग्लिश ऑनर्स कर रहा हूँ, लेकिन क्या मैं ऑप्शनल में मैथमेटिक्स ले सकता हूँ क्या? आप क्या कर रहे हो अभी? अभी ग्रेजुएशन मेरा बीए इंग्लिश ऑनर्स है। आप इंग्लिश कर रहे हो बीए? हाँ, इंग्लिश ऑनर्स है। आपको जो पसंद है आप ले सकते हो। इवन मैथ बहुत स्कोरिंग होता है, आपके मार्क्स नहीं घटते मैथ्स में और सब्जेक्ट्स में कटते हैं, तो आप ले सकते हो, आपकी तो मर्जी है वो। मैंने कभी मैथमेटिक्स लिया ही नहीं है, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इससे? नहीं, इवन ज्योग्राफी कह रही हूँ, इवन जो कुछ बच्चे ऐसे भी करते हैं कि वो ऑनर्स कर रहे हैं इस एग्जाम में, जैसे मैं ज्योग्राफी ऑनर्स कर रही हूँ, उसके बाद वो इस एग्जाम में लॉ से करते हैं। तो सबका अलग अलग है, जिसको जिसमें इंटरेस्ट है उसमें करो, जिसमें आपके सबसे ज्यादा मार्क्स हो। और ना वो लोग जो इंटरव्यू में जब आपसे पैनल ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछता भी है ना, तो बड़े आप ये कह सकते हो कि मुझे हर एक सब्जेक्ट में पार्ट लेना, मतलब मुझे हर एक सब्जेक्ट को जानने में बहुत इंटरेस्ट है। तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं, मतलब कभी एक ऑनर्स कर रहा है, फिर लॉ कर रहा है, फिर उसके बाद वो कुछ और कर रहा है, जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन किसी और सब्जेक्ट से कर ली। तो ये नहीं शो करता कि आप कंफ्यूज हो, ये शो करता है कि आपको हर एक चीज पढ़ना पसंद है। तो इससे काफी इम्प्रेस होते हैं पैनल। बट अगर आप इतने श्योर हो, जैसे मैं काफी श्योर हूँ कि मुझे ज्योग्राफी ऑनर्स ही करनी है, आगे ज्योग्राफी में ही करना है, तो मुझे ज्योग्राफी ही रखनी है। तो वो अपने ऊपर होता है। ओके मैम, थैंक यू। वेलकम। मैम, हमें क्लासेस की लिंक कहाँ मिलेगी? एक सेकेंड, अमन भी प्लीज आप एक बार ये बता दो सब कुछ। Yes, I am going to make a group where all the selected those who are going to buy this series, we are going to create a group for you all separately, and I will share the link of every class there, and also I will inform you the timings, and I'm going to provide you notes and everything there. ओके गाइस, अब हम स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। किसी का कोई डाउट है क्या? हाँ सुफिया, प्लीज बोलो क्या डाउट है आपका।
मेरा डाउट है कि मैंने हिंदी अपना ऑप्शनल रखा है, तो उसमें कोई मतलब अगर मुझे उसके बारे में किसी से पूछना हो तो क्या यहाँ पे मतलब कोई हेल्प कर सकता है मेरा? आई गेस हिंदी की क्लासेस भी हैं। आ, ये तो अमन दीदी बताएगी। गाइस पहले हम क्या क्लास क्या डाउट है? क्या डाउट है आपका? नहीं, अभी तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन जब मैं ना अपना ऑप्शनल पढ़ना स्टार्ट करूंगी, मतलब अभी हाल फिलहाल से, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम आएंगी तो वो सॉल्व हो जाएंगी ना मेरी? Yeah, you can ask in the class, and also we are going to conduct doubt sessions on Sunday. You can अमन clear दी, that there. हिंदी Yeah. तो मैंने हिंदी का मेरा भी ऑप्शनल था, तो जो भी इनको प्रॉब्लम आएगी तो मैं कर सकती हूँ सॉरी। Yeah. ओके। गाइस अब जिसको भी जो भी डाउट है प्लीज आप ग्रुप पर लिख दीजिएगा, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट। ओके। सो आपको पता है ज्योग्राफी है क्या? ज्योग्राफी क्या सब्जेक्ट है, क्या करता है? किसी को भी कुछ इसके बारे में थोड़ा बहुत भी पता हो? बेसिकली ये क्या सब्जेक्ट है, क्या पढ़ा, मतलब इसमें हम क्या पढ़ते हैं, सब चीज। स्टडी ऑफ अर्थ में। हाँ, ओके। और आप हिंदी इंग्लिश किसी में भी आंसर दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं जानना चाहती हूँ कि क्या है साइंस प्लस सोशल साइंस या इट्स गुड। मैम ये एक अर्थ की स्टडी होती है इसमें, जिसमें ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, जो कि फिजिकल ज्योग्राफी होता है, ह्यूमन ज्योग्राफी होता है और बायो ज्योग्राफी होता है। फिजिकल ज्योग्राफी डील्स विद लैंड नो फिजिकल नो 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 ज्योग्राफी लैंड फॉर्म एंड सिर्फ ऑल। दो ब्रांचेस होती हैं ज्योग्राफी की, फिजिकल एंड ह्यूमन। बट आपने दो ठीक बोली, बायो ज्योग्राफी पार्ट है आगे का। आगे किसी का ज्योग्राफी इज साइंस एज वेल एज ह्यूमैनिटीज आल्सो, मतलब अच्छा ह्यूमन से आल्सो। अच्छा 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 वी गुड गुड। कैन यू शेयर द डिटेल सिलेबस ऑफ प्रीलिम्स एंड मेंस? या श्योर वैभव, आपको ग्रुप पर मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ, जियो मींस ग्राफिया मींस डिस्क्रिप्शन। यस एब्सोल्युटली राइट अंशिका, ज्योग्राफी का यही मतलब है। और किसी का कोई आंसर? Human and fundamental based living beings plus land study. Geography is the sub-study of the interaction between people and their environment, both natural and human. हाँ हाँ ठीक है, सही है एकदम। तो आपको काफी कुछ पता चल गया होगा कि ज्योग्राफी है। ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा, वो अमनदीप बता देगी आपको। अब हाँ, तो मैं बता रही थी कि ज्योग्राफी क्या होता है। ज्योग्राफी एक स्टडी है जहाँ पे जियो प्लस ग्राफी मीन्स, जियो मतलब होता है अर्थ और ग्राफी मीन्स होता है डिस्क्रिप्शन। तो ज्योग्राफी यही है। और उसके बाद ज्योग्राफी, किसी ने बोला है कि ज्योग्राफिक इंटरेक्शन एक स्टडी, एक ऐसी स्टडी है जहाँ पे इंटरेक्शन होता है किसका? लोगों का, पीपल का और उसके इन्वायरमेंट का, नेचुरल से भी और ह्यूमन से भी, मतलब बोथ नेचुरल वे एज वेल एज इन ह्यूमन वे। तो मैं आपको इसको थोड़ा और ओके, सो लेट्स स्टार्ट। थोड़ा सा ओवरव्यू मिल गया होगा सबको क्या होता है ज्योग्राफी। सो क्या है ये? ज्योग्राफी का है, ग्रीक वर्ड से आया है जो इरस्थनीज ने दिया था ज्योग्राफी का वर्ड, ठीक है? उसने ज्योग्राफी का दिया था। और ये ज्योग्राफी इंग्लिश में कहते हैं, ये एक ऐसी फील्ड है साइंस की जो डिवोट करती है अपनी स्टडी को किसमें? लैंड फीचर्स में, इनहेबिटेंट्स में और फिनोमिना ऑफ अर्थ एंड प्लैनेट में। ऐसी स्टडी है जहाँ पे फिजिकल फीचर्स एज वेल एज ह्यूमन फीचर्स इंटरेक्ट करते हैं। फिजिकल फीचर्स क्या क्या होते हैं? जो नॉन लिविंग फीचर्स होते हैं, जो नेचुरली बने होते हैं, जो गॉड बनाता है, भगवान बनाते हैं, जैसे ट्रीज नेचुरली, जिसमें हमारे ह्यूमन का कोई मतलब कोई भी ह्यूमन उसमें इंटरप्ट नहीं करता, वो बेसिकली फिजिकल फीचर्स में आ जाते हैं। ह्यूमन फीचर्स जो होते हैं, जो ह्यूमन देता है, ह्यूमन खुद से बनाता है, ठीक है वो।
उसमें ये एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे दोनों का इंटरेक्शन होता है, ये एक ऐसी साइंस है, ठीक है, जहाँ पे लैंड, उसके फीचर्स, उसके इनहेबिटेंट्स क्या क्या रह रहे हैं, जैसे हम रह रहे हैं और सारे एनिमल्स वगैरह रह रहे हैं, वो सब, और उसका क्या है अर्थ में, प्लैनेट में, वो होता है ज्योग्राफी। जो ये द फर्स्ट पर्सन टू यूज द वर्ड ज्योग्राफी का वाज इरस्थेनिस। जो पहला आदमी था जिसने ज्योग्राफी का नाम का यूज किया था वो इरस्थेनिस था, ठीक है। ज्योग्राफी इज एन ऑल encompassing discipline that seeks an understanding of earth and its human and natural complexities, कि ये बताता है कि अर्थ, ह्यूमन और नेचुरल कॉम्प्लेक्सिटीज क्या क्या हो सकती हैं, नॉट मेयरली वेयर ऑब्जेक्ट्स आर बट हाउ दे हैव चेंज एंड कम टू। मतलब कि ये बताता है कि कैसे अर्थ और ह्यूमन का इंटरेक्शन हुआ, उसके साथ साथ ये भी बताता है कि वो कैसे चेंज हुए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, रिवर जो है वो अपने 3 स्टेजेस से गुजरती है, यूथ स्टेज, मैच्योर स्टेज एंड ओल्ड स्टेज। तो ये 3 स्टेज होती है और उसके बाद वो ड्रेन होती है, उसके बाद वो मिलती है सी में जाकर, मतलब वो गिरती है सी में जाकर। तो ये 3 स्टेजेस होती हैं। तो ये भी बताता है ज्योग्राफी की कैसे वो चेंज हुई है और क्या उसके प्रोसेस है और वो कैसे बनी है, जैसे ग्लेशियर्स मेल्ट हुए तो वो कैसे बनी है, ठीक है। तो ज्योग्राफी यही है, ज्योग्राफी इज ऑल अबाउट इंटरेक्शन बिटवीन द नेचुरल फिनोमिना एज वेल एज ह्यूमन फिनोमिना। ओके, अब गाइज ये ना एक इंट्रोडक्टरी क्लास है ज्योग्राफी की, तो इसमें अभी थोड़ा सा एनसीईआरटी को हटाकर, मतलब एनसीईआरटी जैसे कुछ चीजें 11th-12th की भी ले रखी है, कुछ 6th-7th की भी ले रखी है, तो सबको मिला के एक इंट्रोडक्टरी क्लास है। हम अगली क्लास से 6th स्टैंडर्ड का स्टार्ट करेंगे कि क्या क्या है 6th स्टैंडर्ड में। ओके, हु इज अ फादर ऑफ ज्योग्राफी? अब एक इंसान है जिसको फादर भी कहा जाता था ज्योग्राफी का, वो है इरस्थनीज, और उन्हीं को ही फादर कहा जाता है ज्योग्राफी का, और वो उन्होंने ही ग्रीक वर्ड ज्योग्राफी का मतलब बताया था, ये रहा ज्योग्राफी का, ठीक है। ये क्या है? एक मैथमेटिशियन है, एस्ट्रोनॉमर है, एशियन ग्रीस के, ठीक है। जो ग्रीक था ना आज के टाइम में, वो एशियन वाले ग्रीस के, वहां के मैथमेटिशियन भी हैं, मैथ्स के भी हैं, एस्ट्रोनॉमर भी हैं, जो एस्ट्रोनॉमी करते हैं, स्टार्स, तारे और ये सब, ठीक है। ही इज ऑल्सो वाइडली regarded as the father of geography, और इन्हीं को ही फादर ऑफ ज्योग्राफी भी कहा गया है। ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी। अब गाइस यहाँ पे 2 ब्रांचेस हैं ज्योग्राफी की, फिजिकल ज्योग्राफी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी। जो फिजिकल ज्योग्राफी है वो इन पार्ट्स में डिवाइड हुई है, ठीक है। तो फिजिकल ज्योग्राफी जियोमॉर्फोलॉजी, हाइड्रोलॉजी, ग्लेशियोलॉजी, ओशनोग्राफी, बायोज्योग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, मेट्रोलॉजी, पेडोलॉजी, पैलियोग्राफी, कोस्टल ज्योग्राफी, क्वाटरनरी साइंस, लैंडस्केप इकोलॉजी, ये है फिजिकल ज्योग्राफी जो कही जाती है। तो जो जियोमॉर्फोलॉजी है उसमें हम बेसिकली किसके बारे में पढ़ेंगे? अर्थ के बारे में, कि उसकी क्या लैंड फॉर्म्स हैं, क्या है, ये सब हम पढ़ेंगे कि जियोमॉर्फोलॉजी में क्या क्या होता है, अर्थ लैंड फॉर्म्स कैसे बनी, जैसे सैंड में सैंड ड्यून्स होते हैं, हम हर एक फीचर के बारे में पढ़ेंगे, ग्लेशियर के बारे में पढ़ेंगे, इसमें लैंड फॉर्म्स कैसे फॉर्म होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, ये सब। हाइड्रोलॉजी, हाइड्रो मीन्स वाटर, तो वाटर के बारे में पढ़ेंगे। ग्लेशियोलॉजी, ग्लेशियर के बारे में पढ़ेंगे। ओशनोग्राफी, ओशन में हम क्या पढ़ेंगे? ओशनोग्राफी में करंट्स के बारे में पढ़ेंगे। बायोज्योग्राफी, कोई कह रहा था ना कि बायोज्योग्राफी अलग पार्ट है, देखो फिजिकल ज्योग्राफी का ही पार्ट है बायोज्योग्राफी, इसमें हम इन्वायरमेंटल स्टडीज के बारे में पढ़ेंगे। एंड गाइस, जियोमॉर्फोलॉजी, बायोज्योग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी बहुत 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 और ओशनोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है यूपीएससी का, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। उसके बाद क्लाइमेटोलॉजी, हम क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे। मेट्रोलॉजी, हम ओके, सॉरी गाइज,
हाँ, तो जो मेट्रोलॉजी है हम वो मेजरमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, बहुत सारे अलग-अलग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे कि आपको जैसे पता होगा कि अर्थक्वेक किससे मेजर किया जाता है, रिक्टर स्केल, ऐसे अलग-अलग तरह के स्केल्स होते हैं, उनके बारे में भी हम इसमें पढ़ेंगे। और आपने सुना होगा मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो अर्थक्वेक वगैरह को मेजर करता है, फ्लड्स कितनी इंटेंसिटी से आ रहे हैं, वो सब चीजें हम इसके बारे में पढ़ेंगे। पेडोलॉजी जो होती है वो सॉइल के बारे में होती है कि इसमें हम सॉइल के बारे में पढ़ेंगे, उसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या उसके फिनोमिनाज हैं, कैसे वो बनी, उस सब के बारे में पढ़ेंगे। पैलियोग्राफी जो है वो एंशियंट राइटिंग के बारे में है कि क्या क्या सिस्टम है, कैसे उसे डेसिफर किया गया उस स्क्रिप्ट को, मतलब कैसे उसे पढ़ा गया, कैसे उसे लिखा गया, वो सब के बारे में हम पढ़ेंगे। हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स के बारे में कि ये भी पढ़ेंगे कि कैसे मतलब हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स वगैरह में क्या क्या उनका रोल प्ले हुआ, सब चीजें, मतलब बेसिकली इट इज ऑल अबाउट हिस्ट्री। ठीक है, उसके बाद ये पूरी एक हिस्ट्री के बारे में है। कोस्टल ज्योग्राफी हमें पता है कोस्ट के बारे में, ठीक है, कोस्टल ज्योग्राफी, कोस्ट पता है आप लोगों को कोस्ट क्या होता है ना, जो कोस्ट लाइन होती है इंडिया की, उसके बारे में पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ सबसे ज्यादा बड़े बड़े पोर्ट हैं, इन सब के बारे में, कहाँ सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्ट हुआ गया है। जैसे केरला का एक पोर्ट है वो काफी ज्यादा फेमस है, उसे क्वीन कहा जाता है, तो इसलिए कोस्टल ज्योग्राफी उसमें आ जाएगा। क्वार्टनरी साइंस जो होती है वो आइस एज के बारे में होगी कि जैसे 2.6 बिलियन ईयर्स एगो से लेके अब तक की जो एज है उसके बारे में बात होगी। लैंडस्केप ज्योग्राफी, वही जो लैंडस्केप में हम देखते हैं वही सब ज्योग्राफी उससे रिलेटेड। इतना सारा भी नहीं आता है, बेसिकली जियोमॉर्फोलॉजी, ओशनोग्राफी, बायोज्योग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी एंड पेडोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, हाइड्रोलॉजी भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, इससे ज्यादा नहीं आता। ठीक है, ह्यूमन ज्योग्राफी अब दूसरी ब्रांच है। ह्यूमन ज्योग्राफी में ह्यूमन के बारे में आ गया है, तो इसमें एनिमल ज्योग्राफी आ गई, ह्यूमन भी तो एनिमल ही है, तो एक एनिमल ज्योग्राफी। कल्चरल ज्योग्राफी, कल्चर से रिलेटेड चीजें आ गई। ठीक है, लैंग्वेज ज्योग्राफी कि कहाँ कौन सी लैंग्वेज आई है, कैसे कौन सी लैंग्वेज का क्या है सिस्टम, ये सब आ जाएगा। सेक्सुअलिटी एंड स्पेस के बारे में आ जाएगी बातें कि रिलीजन ज्योग्राफी, रिलीजन से रिलेटेड चीजें आ जाएंगी। डेवलपमेंट ज्योग्राफी, क्या क्या डेवलपमेंट हुए हैं। इकोनॉमिक ज्योग्राफी, इको से रिलेटेड चीजें आ जाएंगी। मार्केटिंग ज्योग्राफी, कैसे मार्केटिंग की गई है। ट्रांसपोर्टेशन ज्योग्राफी, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है फॉर द ज्योग्राफी। हेल्थ ज्योग्राफी कि कौन सी डिजीज हो गई, कौन सा क्या, कौन सी, जैसे अभी क्या चल रहा है, कोरोना चल रहा है, तो ये क्या हेल्थ ज्योग्राफी का पार्ट बन गया। टाइम ज्योग्राफी, इस जगह पे ये टाइम है, यहाँ से आगे जाओ लंदन, वहां पे क्यों ऐसा अलग टाइम है, तो वो उस चीज से रिलेटेड आ गया। हिस्ट्री ज्योग्राफी, अब हिस्ट्री के बारे में आ जाएगी इसमें बात। पॉलिटिकल ज्योग्राफी की इस स्टेट ने इसके साथ ये किया तो इसके साथ ये हो गया, ये बेसिकली पॉलिटिकल ज्योग्राफी का पार्ट बन गया। टूरिज्म ज्योग्राफी, टूरिस्ट से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है फॉर यूपीएससी, इवन फॉर इंडिया की डेवलपमेंट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है टूरिज्म ज्योग्राफी। पॉपुलेशन ज्योग्राफी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर ह्यूमन ज्योग्राफी, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है यूपीएससी का भी। तो पॉपुलेशन ज्योग्राफी, पॉपुलेशन से रिलेटेड चीजें आ गई, तो ये है इसमें। अभी सिर्फ जस्ट एक इंट्रो आपको दे रही हूँ मैं क्या क्या है। अब हम क्यों स्टडी करते हैं ज्योग्राफी, पढ़ते क्यों हम ज्योग्राफी को। ज्योग्राफी को हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि ये हमें बताता है कि क्या एक्सप्लोर करें। देखो, ज्योग्राफी हेल्प अस टू एक्सप्लोर एंड अंडरस्टैंड स्पेस एंड प्लेस। पहले तो ज्योग्राफी हमें ये बताता है कि कैसे एक्सप्लोर करें, कैसे उसे समझे उस प्लेस को और उस टाइम को। ठीक है, उसके बाद रिकॉग्नाइजिंग द ग्रेट डिफरेंस इन कल्चर, फिर देखें कि क्या क्या कल्चर में डिफरेंस आया, क्या क्या उसके पॉलिटिकल सिस्टम में डिफरेंस आया, इकोनॉमीज में डिफरेंस आया, लैंडस्केप में क्या क्या डिफरेंस आए, इन्वायरमेंट में क्या क्या डिफरेंस आए अक्रॉस द वर्ल्ड में, और एक्सप्लोरिंग द लिंक्स बिटवीन देम, और फिर ये देखें कि क्या उनके बीच में लिंक है। फिर ज्योग्राफी इज इन द ब्रॉडेस्ट सेंस, ज्योग्राफी क्या है, बहुत बड़ी ब्रॉडेस्ट सेंस में है, एक एजुकेशन है लाइफ की, लिविंग की। ठीक है, बताता है कि क्या दुनिया में चल रहा है, दुनियादारी की क्या समझ है, ये सब ज्योग्राफी बताता है। ज्योग्राफी कोई भी एक सब्जेक्ट नहीं है, ज्योग्राफी हर एक, ये मदर ऑफ एवरी सब्जेक्ट कहा जाता है इसको, क्योंकि ये सब सब्जेक्ट से रिलेट करता है, सिर्फ एक सब्जेक्ट से रिलेट नहीं करता। अब आप इसमें देखो, इसमें कल्चर से भी रिलेट कर रहा है, पॉलिटिकल से भी रिलेट कर रहा है, इकोनॉमी से भी रिलेट कर रहा है, फिर इन्वायरमेंट से भी रिलेट कर रहा है, और उसके साथ साथ हिस्ट्री से भी रिलेट कर जाता है, तो बहुत चीजें हैं।
ज्योग्राफी में वॉर्स वगैरह से भी चीजें आ जाती हैं। अगर आपने 11th 12th में से किसी एक एनसीईआरटी में ऐसा कुछ था तो काफी चीजें हैं। इंपॉर्टेंस क्या है अब ज्योग्राफी की? ज्योग्राफी स्टडिंग ज्योग्राफी हेल्प अस टू हैव एन अवेयरनेस ऑफ अ प्लेस। जगह के बारे में बताता है कि है क्या। इम्पोर्टेंस ये है कि ये बताता है कि इस जगह में बेसिकली है क्या। आप सिर्फ एक एस्पेक्ट से नहीं आप पता कर सकते कि सिर्फ हाँ यहाँ की अच्छा पॉलिटिक्स अच्छी है, पॉलिटिकल सिस्टम अच्छा है तो ये जगह बेस्ट है। नहीं, यहाँ पे रिसोर्सेज क्या है, यहाँ पे इकोनॉमी कैसी है, यहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, हर चीज के बारे में बताता है, सिर्फ एक चीज के बारे में नहीं बताता। ऑल प्लेसेस एंड स्पेसेस हैव अ हिस्ट्री बिहाइंड देम। अब यही था कि हर एक प्लेस और हर एक स्पेस में एक हिस्ट्री होती है छुपी हुई। उसने ह्यूमंस को कैसे बनाया, अर्थ कैसे बनी, क्लाइमेट कैसे बनी, हर एक चीज को डिस्क्राइब करता है ज्योग्राफी। स्टडिंग ज्योग्राफी गिव्स अ मीनिंग एंड अवेयरनेस टू प्लेसेस। ज्योग्राफी जो है वो बताता है, मीनिंग बताता है, अवेयर करता है लोगों को, जगह को, टाइम को। इट कैन इंक्लूड क्लाइमेट, इसमें क्लाइमेट के बारे में क्लाइमेट को इंक्लूड करते हैं, लैंडफॉर्म को इंक्लूड करते हैं, सॉइल एंड ग्रोथ को इंक्लूड करते हैं, बॉडीज ऑफ वाटर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, हर एक चीज को इंक्लूड करते हैं। कुल मिला के बात ये है। अब थोड़ा हम इनके बारे में थोड़ा और पढ़ लेते हैं। जो हमारे फादर ऑफ ज्योग्राफी है, इरास्तोनीज जो है वो फादर ऑफ ज्योग्राफी कहे जाते थे सिंस ही वाज वेरी नॉलेजेबल अबाउट द अर्थ। अब इन्हें फादर ऑफ ज्योग्राफी क्यों कहा गया, ये भी तो एक रीजन है ना। तो ये अब मैं आपको बताती हूँ इन्हें फादर ऑफ ज्योग्राफी क्यों कहा गया। ये वाला पार्ट, इरास्तोनीज वाला पार्ट यूपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक, सिंस ही वॉज वेरी नॉलेजेबल अबाउट द अर्थ, वो बहुत ज्यादा उन्हें पता था अर्थ के बारे में। ही इन्वेंटेड अ सिस्टम ऑफ लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। उन्होंने लैटिट्यूड्स के बारे में बताया, लॉन्गिट्यूड्स के बारे में बताया, और उन्होंने ये भी बताया ही ऑल्सो माइट हैव कैलकुलेटेड द डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू द सन एंड इन्वेंटेड द लीप डे। इन्होंने क्या कैलकुलेट किया? डिस्टेंस किया कैलकुलेट अर्थ का सन से उस टाइम पर, सोचो। और इन्वेंट किया लीप डे को। लीप डे के बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, 6th वाली क्लास, मतलब 6th स्टैंडर्ड की क्लास जो होगी ना अभी, एनसीईआरटी वाली जो क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे। उसमें लीप डे के बारे में काफी कुछ अच्छे से एक्सप्लेन है, तो सभी बता देंगे। इरास्तोनीज जो है वो एशियन ग्रीक स्कॉलर थे जिनको फादर ऑफ ज्योग्राफी भी कहा गया, और ही वाज फर्स्ट वन टू यूज द वर्ड ज्योग्राफी। और ही आल्सो हैड अ स्मॉल स्केल नोशन ऑफ द प्लैनेट दैट हेल्प्ड हिम टू डिटरमाइन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ। इन्होंने ये भी बताया कि सर्कमफ्रेंस कितनी है अर्थ की। आई होप सबको पता होता है सर्कमफ्रेंस। रेडियस क्या होता है? रेडियस आधा होता है, सर्कमफ्रेंस पूरी होती है, वही है। By measuring the sun's angle from two separate places at the same time on the same day, he was able to determine that the circumference of the earth was around 46,000 किलोमीटर। सन के एंगल से अर्थ को सेपरेट करके जब उन्होंने अलग अलग टाइम पर देखा तो उन्होंने ये पता लगाया कि कितनी सर्कमफ्रेंस है अर्थ की, जो कि कितनी थी? 46,000 किलोमीटर। अब ना इरास्तोनीज ना ओशनोग्राफी में भी बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ओशन से रिलेटेड जो स्टडी होती है उसमें भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। He also measured the Earth circumference fairly well. उन्होंने ये तो कर लिया, अब आगे का देखते हैं। Research into physical oceanography included Strabo, who observed volcanic activity and concluded that land was not totally static. इन्होंने ना इरास्तोनीज ने स्ट्रैबो के साथ मिलकर ये ऑब्जर्व किया कि जो वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है, वॉल्केनिक एक्टिविटी को उन्होंने ऑब्जर्व किया और ये कंक्लूड किया कि जो अर्थ है वो स्टेटिक नहीं है। जो अर्थ है वो स्टेटिक नहीं है। उसके बाद उन्होंने ये भी रियलाइज किया कि जो स्ट्रीम्स इरोडेड कॉन्टिनेंट्स एंड डिपोजिट सेडिमेंट्स इनटू द ओशन। स्ट्रीम मतलब रिवर आ गई यहाँ पे। जो स्ट्रीम्स हैं वो इरोड होती हैं, मतलब जो स्ट्रीम्स हैं वो क्या करती है? कॉन्टिनेंट को बहुत कम करती चली जाती हैं और डिपोजिट करती हैं सेडिमेंट्स को ओशन में। ठीक है, एक ये भी है, ग्रीक मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर एंड ज्योग्राफर हिप्पार्कस ऑफ नाइकिया। ही इज कंसीडर्ड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंशिएंट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वर। इनको एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वर भी कहा गया है, जो दूर सितारों वारों को देखते हैं वो लोग। जो हिप्पार्कस है, he was the first person who divided the circle into 360 degrees on the basis of the mathematics। ये थोड़ा उसके पार्ट में आ गया।
मैथ से रिलेटेड, बट मैं आपको बता देती हूँ 360 डिग्री में उन्होंने ऐसे डिवाइड किया था. ही इन्वेंटेड एस्ट्रोविल टू डिटरमाइन द लैंगिट्यूड एंड लैटिट्यूड. उन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट एस्ट्रो लैब बनाई थी, सॉरी ये ई गलती से आ गया, एस्ट्रो लैब बनाई थी ये बताने के लिए कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड बताए थे कि क्या है. गाइस आप लोगों को पता है लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं? लैटिट्यूड हॉरिजॉन्टल होते हैं, लॉन्गिट्यूड वर्टिकल होते हैं. वो अभी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, काफी कुछ है इस चीज से रिलेटेड. अब एक और है ये पैटोलॉमी. इन्होंने जो ये ग्रेट रोमन स्कॉलर थे और इन्होंने कार्टोग्राफी के स्कॉलर थे और जनरल ज्योग्राफी की भी ये मतलब स्कॉलर थे उसके भी. पर कार्टोग्राफी आपको पता है ये मैप मेकिंग होती है, कार्टोग्राफी मैप की पढ़ाई होती है, तो ये उसके भी मतलब ये वो स्टडी करते थे. उसके बाद एनेक्सिमैंडर जो है इन्होंने सबसे पहले मैप बनाया है और सबसे पहले कार्टोग्राफर है. और हेरोडोटस जो है ड्रॉ मेरिडियंस ऑन द मैप. इन्होंने क्या बनाया है? मेरिडियंस बनाए हैं मैप पर. मेरिडियंस ये होते हैं, देखो ये मेरिडियंस होते हैं, ये इनको क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूड भी कहते हैं. इनके जो बीच के ऐसे ऐसे जब ये प्राइम मेरिडियन है हमारी, जो कहाँ से निकलती है? लंदन से, जहां से सारा टाइम ही पता चलता है. ठीक है. इसमें ग्रीनविच लाइन भी होती है जो इंडिया में होती है, जो इलाहाबाद से निकलती है. तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. इट्स जस्ट एन इंट्रोडक्टरी क्लास. बस आज के लिए यही था. किसी को कोई डाउट? मैम एक बार हिप्पारकस वाला स्लाइड बता दो. अच्छा एक सेकेंड. हिप्पारकस का है ये रहे, हिप्पारकस. बेसिकली इन्होंने हिप्पारकस ने क्या किया था? ये लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड के बारे में इन्होंने बताया था अपने एस्ट्रो लैब में. इन्होंने इन्वेंट किए थे लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड होते क्या है. जो लैटिट्यूड होते हैं वो ऐसे होते हैं, जो लॉन्गिट्यूड होते हैं वो ऐसे होते हैं. ठीक है. इन्होंने यही वो पहले पर्सन थे जिन्होंने 360 डिग्री बताया था कि सर्कल 360 डिग्री का होता है. तो ये मैथ से रिलेटेड हो गया थोड़ा, बट वैसे जो इन्होंने इन्वेंट किया है ज्योग्राफी में वो लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स इन्वेंट किया. और किसी को? हम इराटोस्थनीज ने भी वही किया था क्या, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड? कहाँ गए? इन्होंने सिस्टम ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड किया था. उन्होंने सिर्फ ये बताया कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड ऐसे होते हैं, बस. इन्होंने बताया कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड मतलब पूरे पूरे होते हैं, जैसे जैसे पूरा एक सिस्टम बताया था कि ये इस जगह पे इतना लैटिट्यूड इतना लॉन्गिट्यूड, एक पूरा सिस्टम बताया था. मतलब पूरे अर्थ को एक किस तरह से बताऊं, एक सेकेंड मैं आपको बताती हूँ. ओके. सो जो ये सिस्टम है ना, लैटिट्यूड ये हो गए सारे, ठीक है, और लॉन्गिट्यूड ये हो गए. तो ये पूरा एक सिस्टम, मतलब इन दोनों को साथ में जब मिलाया तो ये सिस्टम इन्होंने बताया था इराटोस्थनीज ने. उन्होंने सिर्फ इतना बताया कि हाँ भाई लैटिट्यूड ऐसे होते हैं हॉरिजॉन्टल, लॉन्गिट्यूड भी ऐसे होते हैं, बस ये डिफरेंस है. किसी और का कोई डाउट? कहाँ ओके. ओशन ज्योग्राफी के बारे में, ओशन ज्योग्राफी ओशन से रिलेटेड होती है कि ओशन मतलब ओशन में जैसे करंट्स वगैरह होते हैं उनसे रिलेटेड होती है ओशन ज्योग्राफी. करंट्स के बारे में और हम पढ़ेंगे ओशन ज्योग्राफी के बारे में, पर मैं बस छोटा सा बता देती हूँ. ओशन ज्योग्राफी में करंट्स होते हैं और स्ट्रीम्स होती हैं, वो सब के बारे में ओशन ज्योग्राफी होती है कि ओशन में बेसिकली क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या कैसे एक आपको पता होगा कि गर्म जगह से ठंडी जगह, जब गर्म पानी और ठंडा पानी एक साथ मिलते हैं तो वहां पे ग्रासेस उगने लगती हैं, वहां पे ब्लू व्हेल सबसे ज्यादा होती है, इसलिए जापान में सबसे ज्यादा ब्लू व्हेल्स की हंटिंग की जाती है एक तरह से, और इसलिए वो
काफी ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं इस चीज में, क्योंकि वहां पे गर्म करंट और हॉट करंट और कोल्ड करंट एक साथ मिलते हैं, इसलिए। मैं यहाँ पे सिर्फ अभी सी करंट्स के बारे में बात कर रही हूँ, लैंड करंट्स के बारे में नहीं। ईशा। और गाइस, किसी को कुछ और पूछना है? यहाँ पे कितने लोग हैं ज्योग्राफी ऑप्शनल वाले? हेलो मैम। हेलो। हेलो यस नंदी, बोलो 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 नंदिनी। मैम, आपने अभी बोला कि मतलब ज्योग्राफी में ये सब आते हैं, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ऐसे पूछा जाता है, ये पूछा जाता है, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पढ़े हैं या आप दे के आ चुकी हो पहले? नहीं, अभी तो मैं 21 की भी नहीं हुई हूँ। ओ, तो तो अभी मैं होंगी, मतलब नेक्स्ट टू नेक्स्ट, मतलब मुझे अभी 2023 का अटेम्प्ट देना है, तो मैंने सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे हैं, कोई अभी अटेम्प्ट नहीं दिया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही जितनी नॉलेज अभी मुझे हो गई कि ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये क्वेश्चंस नहीं आ सकते, सेम नॉलेज आपको भी हो जाएगी। पर उससे पहले आप लोग एनसीईआरटी का एक बार एनसीईआरटी आप पढ़ लो, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ो, फिर एनसीईआरटी पढ़ो 2 बार, और फिर उसके बाद आप स्टैंडर्ड बुक्स को उठाओ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कितने साल के, मतलब कितने होने चाहिए? लास्ट 5 years। ओके मैम। एक्सक्यूज मी मैम। यस। मैम आई एम इंजीनियरिंग ग्रेजुएट, मैं सेकेंड ईयर में हूँ अभी, तो बट आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन ज्योग्राफी। तो आप भी जैसे ज्योग्राफी ऑनर्स कर रहे हो, तो आपका स्टेप बाय स्टेप कैसा है ऑप्शनल के लिए, कौन कौन से बुक्स लेनी चाहिए? ज्योग्राफी के लिए अगर आप स्टैंडर्ड बुक बोल रहे हो, तो पहले तो देखो 11th-12th की ज्योग्राफी एनसीईआरटी जो है 11th-12th की एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सविंदर सिंह एक इम्पॉर्टेंट है फिजिकल ज्योग्राफी के लिए, ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए माजिद बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड उसके बाद हमारी जो उस पर आता है क्या कहते हैं, जीसी लियोंग बहुत इम्पोर्टेंट है। बस ये 3-4 बुक्स ही हैं इम्पोर्टेंट, और ज्यादा बुक्स पढ़ोगे ज्यादा कंफ्यूज होगे, और जितने ज्यादा रिवीजन करोगे उतना ज्यादा बेटर है। ओके मैम, थैंक यू। सो ओके, तो हमारे पास कितने लोग हैं उसके ज्योग्राफी के? 1 2 3 4 4 लोग, 4 5 6 लोग हैं, 6 लोग हैं ना, ठीक है। और कोई, किसी को कोई डाउट? तो फिर हम आज की क्लास को खत्म करें। दी आपको आवाज आ रही है? हाँ जी, बोलो अर्चिता। दी जैसे कि मुझे तो पॉलिटिकल साइंस से ही करना है, अपना ऑप्शनल उसी को लेना है। तो जैसे अभी मैंने एम लक्ष्मीकांत का बुक लिया, मैं अभी से उसी से स्टार्टिंग कर रही हूँ। आई एम अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, तो क्या वो मेरे लिए सही होगा? नहीं, लक्ष्मीकांत आपको नहीं लेनी चाहिए थी। अगर आपने अभी नहीं लेनी चाहिए थी, आपको सिर्फ अभी क्या करना था, एनसीईआरटी पढ़नी थी सिर्फ और सिर्फ। मैंने 11th एंड 12th की जो पॉलिटिकल साइंस की बुक थी एनसीईआरटी की, मैंने बहुत ही अच्छे से पढ़ी है, और वो मेरा कंप्लीट है। उसके बाद ही मैंने सोचा कि मैं अब इसको अप्लाई करूँ। आई थिंक आपको 9th से स्टार्ट करनी चाहिए थी पॉलिटिकल साइंस, और फिर उसके बाद 11-12 तक पहुंचते, और अभी लक्ष्मीकांत तो नहीं लेनी चाहिए थी। कोई फायदा नहीं है लक्ष्मीकांत लेने का अभी। ऑप्शनल हमेशा मेरे अकॉर्डिंग 1.5 साल पहले से स्टार्ट करनी चाहिए, और अभी तो आप हुई फर्स्ट ईयर में। ओके, थैंक यू सो मच दी। जी आपसे मैं पूछ सकती हूँ कि आप किस कॉलेज से हैं? मैं कमला नेहरू कॉलेज से हूँ, डीयू में ही आता है ये। ओके ओके, थैंक यू। वेलकम। ओके गाइस, किसी को और कोई डाउट अगर नहीं है तो फिर हम क्लास एंड करते हैं।